हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। मुझे तो बहुत कोल्ड हो रखा है और गला भी बहुत ख़राब है। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि इस समय बीमार हो रहे हैं तो पढ़ाई पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मैं इस समय तबीयत ठीक नहीं है तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना प्रॉब्लम हो रही है। तो क्लासेस भी इस चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गला भी ख़राब था और फीवर भी होने की वजह से ना टाइम पर मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ आपको चीज़ें। कुछ तो आ रहा है टाइम पर कुछ में कोई ना कोई एक वीडियो मेरा इधर उधर हो जा रहा है। तो अभी मैंने सारे वीडियोस को पॉज कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ पेट का ही आपके तीनों टाइम वीडियो आएंगे और जिसमें एक आपका मॉर्निंग में ये घटना चक्र आएगी और उसके बाद आपका दोपहर को 12 बजे घटना चक्र के जो 10 प्रैक्टिस सेट है 2 सीरीज़ का वो मैं आज आपको प्रोवाइड कल से कर रही हूँ, आज से। और उसके बाद शाम को आपका ये जो 5 बजे आदित्य रंजन सर की जो मैं बुक कंप्लीट करा रही हूँ वो तो आएगी। कोशिश यही है कि एग्ज़ाम के आने तक मतलब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूँ। प्रैक्टिस सेट तो आपका 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा जो 2 सीरीज़ का है। घटना चक्र और इस बुक में ही थोड़ा सा वो है। तो आदित्य रंजन सर की बुक में भी काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो आज ये घटना चक्र का हमारा ये मॉर्निंग में आता है। तो उसमें हमने हिस्ट्री का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। आपने देखा है मैंने 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए। आज ये आपका भूगोल का पार्ट शुरू हो गया है। तो आज हम भारत का भौतिक भूगोल देखेंगे इस पार्ट में। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, नहीं तो मैं 3-4 घंटे का वीडियो आपको दे सकती हूँ, लेकिन आप फिर बोर हो जाओगे। इस वजह से मैं पार्ट्स में करा रही हूँ। तो जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। बाकी आप अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश तो कर ही रहे होंगे और कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज भारत का भौतिक भूगोल। तो आवाज़ थोड़ी सी डाउन रहेगी क्योंकि गला बहुत ख़राब है, मेरा पेन हो रहा है। तो तेज़ नहीं बोलूँगी जैसे कि मेरी बहुत लाउड आवाज़ होती है, मैं बहुत स्पीड में और तेज़ पढ़ती हूँ तो आवाज़ भी डाउन होगी और स्पीड भी डाउन होगी, तो एडजस्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज भारत का भौतिक भूगोल, जिसमें पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ। सॉरी। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको मिल सके। ठीक है, तो हम रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ। ठीक है, नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ। तो पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, हम सबको पता है, देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो गंगा नदी वहीं से ही निकलती है हमारी। गंडक नदी किस नदी से संबंधित है? तो गंडक नदी आपकी गंगा नदी से संबंधित है। गंगा की सहायक नदियों में सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। वहीं बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है और इसका उद्गम है चिक्काबल्लापुरा जिले कर्नाटक के नंदी या नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है। ठीक है, कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? तो खंबात की खाड़ी में आपकी कोयना नहीं मिलती। माही आपकी खंबात की खाड़ी में जाती है, साबरमती जाती है और तापी भी खंबात की खाड़ी में यानी गुजरात में गिरती हैं जाके अरब सागर में। कोयना नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। कोयना नदी को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है और करार सतारा में ही कृष्णा नदी में आपकी कोयना नदी मिल जाती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो गोदावरी जो है वो आपकी नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों में स्थित है और त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती हैं। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी?
आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। प्राणहिता, मंदिरा, वेनगंगा, इंद्रावती जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो ये है आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। तो कृष्णा नदी के बेसिन का नदी बेसिन के पुनः पूर्ति प्रयोग के क्रम में आपकी कृष्णा, तापी, पेन्नार तथा सुवर्ण रेखा का स्थान है। ठीक है, और प्रश्न का अगर हम अंग्रेजी अनुवाद भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करा तो अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का अर्थ नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग न्यूनतम है प्रकट हो रहा है। अर्थात बेसिन का पुनः पूर्ति प्रयोग अधिकतम कृष्णा का है और न्यूनतम सुवर्ण रेखा का है। अच्छा, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, यानी विवादित क्वेश्चन है ये। कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? तो पश्चिम दिशा में आपकी कृष्णा नहीं बहती है। ठीक है, कृष्णा जाहिर सी बात है आपकी पूर्व की नदी है, क्योंकि ये आपकी आंध्र प्रदेश में बहती है ना। तो बाकी नर्मदा आपकी पश्चिम में बहती है, मध्य प्रदेश में। साबरमती पश्चिम में गिरती है, लूनी भी आपकी उधर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, लेकिन कृष्णा इधर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, नूली पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा के अतिरिक्त आपकी दूसरी अमरकंटक से निकलने वाली नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है भाई? सोन नदी है। ठीक है, ये तो नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है और ये गंगा की सहायक नदी है, जो कि गंगा से पटना के निकट मिलती है। ठीक है, सोन गंगा के दक्षिणी तट यानी कि दाहिनी तट की मुख्य जो है सहायक नदी है। ठीक सॉरी। किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो अरब सागर में आपकी नर्मदा गिरती है। ठीक है, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी, ये सब पूर्व में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी, जो कि अरब सागर है, वहाँ पर मिल जाती है। ये नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो भाई दूसरी सबसे बड़ी नदी है आपकी तापी। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी तापी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, जिसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार प्रपात है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान में अरावली पर्वतमालाओं से होता है, जिसकी लंबाई लगभग 371 किलोमीटर है। ठीक है, चलो कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो यमुना से आपकी सोन नदी नहीं मिलती है। यमुना की आपकी सहायक नदियों में बेतवा है, चंबल है और केन है, लेकिन सोन आपकी यमुना से नहीं मिलती, ये गंगा से मिलती है। ठीक है, तो सोन नदी यमुना से ना मिलके गंगा से मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। ये पटना के निकट गंगा से मिलती है, जबकि बेतवा, चंबल और केन नदियाँ जो है यमुना से मिलती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करिए जिनमें वे बहती हैं। तो भाई चलो मिलान कर लेते हैं हम। कामेंग जो है वो आपकी असम में एक सेकंड गलत मिला रही हूँ। कामेंग जो है वो असम की नदी है। ठीक है, वैतरणी आपकी मिलती है उड़ीसा में। ठीक है, गिरना आपको मिलती है महाराष्ट्र में और हसदेव आपको मिलती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो भाई हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं आपकी ये गंगा, ठीक है, और आपकी ब्रह्मपुत्र। कावेरी और गोदावरी आपकी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ
नहीं है। हिमालय तंत्र की जो नदियाँ होती हैं ना, वो नदियों वर्ष भर जो है वो भरी रहती हैं, जल का प्रवाह रहता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी होती हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है आपकी नेत्रावती नदी। नेत्रावती नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। नेत्रावती नदी भारत के कर्नाटक राज्य में प्रवाहित होने वाली एक नदी है आपकी। ठीक है, और इस नदी का जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है और ये पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भाई सबसे छोटी नदी यहाँ पे जो है इस ऑप्शन में कावेरी है। तो अब मैं इसकी लंबाई दिखा देती हूँ आपको। कावेरी 800 किलोमीटर, कृष्णा 1400 है, नर्मदा 1312 है और सोन जो है 881 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका पूरा दिया हुआ है कि थोड़ा सा विवादित है क्वेश्चन। कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? तो हम सबको पता है कि गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो शारावती नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो शारावती नदी जो है वो आपकी कर्नाटक की नदी है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ लिखा है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्बु तीर्थ नामक स्थान से निकलती हैं। इस नदी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है और इस नदी की कुल जो लंबाई है वो लगभग 128 किलोमीटर है। रास्ते में ही यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से आपका वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा या द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप रखती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियाँ अपने प्रवाह के दौरान वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए वो कौन सी नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र, सतलज और आपकी सिंधु नदी। ठीक है, उद्गम स्रोत हिमालय से मानसरोवर झील के निकट है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ये तिब्बत शाम्युंगडुंग ग्लेशियर में शुरू होती है और यहाँ इसे तंगत्सो कहा जाता है। ये दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता। और नदी का नाम क्या है आपका? तो नदी का नाम है भाई इसका आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो भाई थार रेगिस्तान से आपकी जो बहती है वो है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो आपके थार रेगिस्तान से होकर बहती है। नदी राजस्थान में लूनी नदी जो है वो अरावली श्रेणी से निकलती है और यहाँ पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुरसती नदी के मिलने के बाद ये लूनी नाम से प्रवाहित होती हैं और 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद ये नदी जो है वो कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल का शोक है आपकी दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार की खमार पाट पहाड़ी से निकलती है और दामोदर की प्रमुख सहायक नदी बराकत नदी है। ठीक है, इसमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो अकाबा आपका कोई भी खाड़ी नहीं है। कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो कच्छ यही बात इसमें दी हुई है। अकाबा की खाड़ी जो है वो लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में और अरब की मुख्य भूमि में पश्चिम में स्थित है। अकाबा खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब देश स्थित हैं आपके। सॉरी, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर
किस नदी के किनारे है? तो भाई ये आपका कृष्णा नदी के किनारे पर है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मूसी जो है वो कृष्णा की आपकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ये नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने और आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का जो उद्गम है वो वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित है। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप स्थित है? तो भाई आपका माजुली द्वीप कहाँ पर है? भाई असम में है। ठीक है, और वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उकाई बांध भारत के किस राज्य में है? तो उकाई बांध आपका गुजरात में है और तापी नदी पर ये बनाया गया है। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर है और कहाँ पर है ये? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर है। ठीक है। तमिलनाडु के किस जिले में कल्लन नई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से है स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो भाई कन्नलई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो है वो दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर बना है। ठीक है। ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण चोल राजवंश के राजा करिकाल ने कराया था। ठीक है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भाई सबसे लंबा बांध भारत का जो है वो हीराकुंड बांध है। ठीक है। और हीराकुंड बांध न केवल भारत का अपितु विश्व का भी आपका सबसे लंबा जो है वो बांध है। ठीक है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका महानदी पर बनाया गया है। ठीक है। और इस बांध की जो लंबाई है वो 4,801 मीटर और मुख्य बांध की लंबाई, जबकि बांध की कुल लंबाई जो है वो 25.8 किलोमीटर है। ठीक है। अब बात करते हैं गंडक सिंचाई परियोजना की। तो गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना जो है वो यूपी और बिहार का जो है आपका संयुक्त प्रयास है। ठीक है। तो ये सिंचाई परियोजना में नेपाल भी आपका शामिल है और दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल के बीच में गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंगट नदी पर वाल्मीकि नगर में 1968 और 69 में किया गया था। इसका उद्देश्य था नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना आपकी सोवियत रूस के सहयोग से पूरी हो रही है। अब ये कहाँ पूरी हो रही है? तो इसको देख लेते हैं। तो टिहरी बांध परियोजना पूर्व सोवियत संघ, जो कि वर्तमान रूस है, उनके सहयोग से पूरी की जा रही है और बाद में ये सहयोग बाधित हो गया था। उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद ये परियोजना वर्तमान में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अब बात करते हैं दुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुलस्ती परियोजना आपकी चिनाब नदी पर है। दुलस्ती परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में स्थित एक पनबिजली परियोजना है जो चिनाब नदी पर स्थित है। दुलस्ती परियोजना NHPC के द्वारा निर्मित 390 मेगावाट का पनबिजली संयंत्र है। कौन सा बांध नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो आपका धरोई बांध जो है वो आपका माही नदी पर नहीं है। धरोई बांध जो है वो आपका गुजरात में है। पहली बात तो ठीक है, गुजरात में है और मेहसाणा ज़िले के धरोई के पास में आपका साबरमती नदी पर बना है एक ग्रेविटी बांध है और ये 1978 में बन के पूरा हुआ था। ठीक है। अब जो सही है उनको देख लेते हैं। नाथपा झाकरी आपका सतलज में है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर और उकाई आपका तापी नदी पर है। तो ये सही है। ठीक है। जो सही वाले हैं उनको भी पढ़ लेना ज़रूरी होता है, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है।
सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना 690 मेगावाट की पन बिजली परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी के पास चिनाब नदी में कार्यवाही में है। रिक्वेयर में चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी जो है वो 91.46 मीटर की ऊंचाई पर है। सरदार सरोवर 163 मीटर है। भाखड़ा 225.95 है। टिहरी जो है वो 260.5 है और नांगल जो है वो 29 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित को मिलाइए। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध आपका कहाँ बना हुआ है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो है वो आपका बना हुआ है रिहंद नदी पर। कहाँ बना हुआ है? रिहंद नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो उसको मिलान कर लेते हैं। परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है। गोविंद सागर बांध जो है वो आपका बना हुआ है शहजाद नदी पर और जामिनी बांध आपका जामिनी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा बांध है हमारा सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में विस्तृत है और भाखड़ा बांध के जलाशय को हम गोविंद सागर भी कहते हैं, यानी गोविंद सागर कहा जाता है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध आपका रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और ये रावी नदी पे बनाया गया है। ये इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो है यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और चंडीगढ़। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो भाई सबसे ज़्यादा जो बांध है वो महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है और जिसकी संख्या जो है वो नेशनल रजिस्टर ऑफ लॉज डैम 2023 के अनुसार 2374 है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश में 1354 और गुजरात में 491 बांध है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल बांधों की जो संख्या है वो 155 है। बात करते हैं सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पन बिजली परियोजना जो है वो आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है और इस परियोजना को 1987 में कमीशन किया गया था। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सॉरी पैठन जल विद्युत परियोजना जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। जायकवाड़ी परियोजना या पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठावाड़ क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा थरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकाट झरना मिलेंगे? तो ये हमको मिलेगा मुन्नार में। चेपारा, पोथमेडू और व्यू पॉइंट अटुकाट झरना मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित दर्शनीय स्थल है और मुन्नार हिल स्टेशन आपका कहाँ पर है? तो ये याद रखिएगा कि ये केरल में है। कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में भाई आपकी जो झील है वो लोकटक झील है। ठीक है, ये तो विश्व प्रसिद्ध है। तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और ये एक ताजे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डैश के दक्षिणी ओर स्थित है। तो ये भाई महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर है, क्योंकि चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है तो महानदी डेल्टा भी आपका उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की कौन सी झील है? तो भाई लैगून झील है और ये महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। नेक्स्ट अब हमको यहाँ पे मिलान करना है। तो पुलिकट झील आपकी कहाँ है? पुलिकट झील आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है।
वुलर झील आपकी कश्मीर में है और सांभर झील आपकी कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलिकट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो ये है आपकी वुलर झील। ठीक है, वुलर झील जो है वो एक मीठे पानी की झील है और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। तो भाई चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो चिल्का झील जो है वो लैगून है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ये उड़ीसा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 906 से 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील है? तो भाई फुल्लर झील जो है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत राज्य में है। ठीक है, तो फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है और ये झील गोमती नदी का उद्गम स्रोत है और इसे गोमत ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? तो धोसेघर वाटरफॉल जो है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। धोसेघर जलप्रपात जो है वो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी झील है वुलर झील। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील आयतन की दृष्टि से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित वुलर झील है। ठीक है, और ये झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है किस नदी का जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो ये है लोहित नदी पर आपका सबसे लंबा पुल है। ठीक है, तो भूपेन हजारिका सेतु जिसे कि ढोला सदिया पुल कहा जाता है, लोहित नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है। लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सबसे सुदूर पूर्वी सहायक नदी है और ये नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़े, भारत में प्रवाल भित्तियाँ किस स्थान पे पाई जाती हैं? तो भाई देखो, भारत में जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो आपकी मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आपका मन्नार की खाड़ी ऑप्शन दिया हुआ है, तो वैसे तो बहुत जगह पर पाई जाती है। प्रवाल भित्तियाँ आपकी अंडमान निकोबार में भी पाई जाती हैं और मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, पाक जलडमरू मध्य में भी पाई जाती है और लक्षद्वीप द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इतनी जगहों पर आपकी पाई जाती है। अब ऑप्शन में आपको देखना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। पांगी घाटी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पांगी घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और ये हिमाचल में चंबा जिले में स्थित है और ये लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पांगी घाटी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं भूजल संसाधन। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था? तो ये किया था आपके तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु ने सबसे पहले भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था, याद रखिएगा। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जलभृत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो संचित भौम जल है भंडारों को जलभृत या जलभृत कहते हैं। जलभृतों के जल को समांतर नलकूपों और हैंड पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं पर्वत, पहाड़ी और हिमनद को। कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो करेवास आपकी हिमालय श्रृंखला में है, भागीरथी भी आपकी हिमालय श्रृंखला में है सॉरी, और आपकी काठमांडू भी हिमालय श्रृंखला में, लेकिन आपकी अराकू जो है वो हिमालय श्रृंखला में नहीं है। अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ये जो है आपकी भारत में जो है आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है और इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हिमालय पर्वत प्रणाली जो है वो एक वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत प्रणाली वलित पर्वत प्रणाली से संबंधित है। हिमालय पर्वत प्रणाली जो है आपका पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। ठीक है, हिमालय पर्वत प्रणाली पश्चिम में जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में आपका नंगा पर्वत है, यहाँ से लेकर पूर्व में स्थित आपके तिब्बत के पठार के नामचा बरवा
पर्वत चोटी तक विस्तृत है। जहाँ से मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करती हूँ, खांसी आना शुरू हो जाती है। सॉरी। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपकी शिलांग चोटी। शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। शिलांग शहर को जो है वो पूर्व का स्कॉटलैंड क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी K2 यानी कि गॉडविन आस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 है जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और K2 की ऊंचाई विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर्वत से सिर्फ 237.86 मीटर ही कम है। तो सबसे ऊंचा आपका कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद आपका K2 आ जाएगा और तीसरे नंबर पर कंचनजंगा आता है। ठीक है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8,848 मीटर। ठीक है। कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो भाई माउंट नागटिम्बा नहीं है आपका। ठीक है। माउंट कंचनजंगा, माउंट मैकालू और माउंट नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर है। और इसके अन्य प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा है, जबकि नागटिब्बा जो है वो लघु या लेसर हिमालय या फिर हिमाचल का पर्वत शिखर है। ठीक है। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये है भाई आपकी 6,000 मीटर। ठीक है। तो हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट महान हिमालय में स्थित है। कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो ये है पीर पंजाल पर्वतमाला। ठीक है। तो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वतमाला है। पीर पंजाल के अतिरिक्त महाभारत, कुमायूं, धौलाधर और नागटिब्बा भी लघु हिमालय की श्रेणी है। शिवालिक पर्वतमाला को लघु हिमालय भी कहते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर आपका अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कि 1,722 मीटर। अरावली भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला और इसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। ये नेपाल और सिक्किम राज्य की सीमा पर अवस्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2 यानी कि गॉडविन आस्टिन। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो ये शिवालिक श्रेणी यानी कि रेंज है। सॉरी। इसे पीर पंजाल, काराकोरम और लद्दाख पर्वतमाला जैसी अन्य श्रेणियों से अलग करता है जो मुख्य रूप से कठोर चट्टानों से बने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है? जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला है। तो ये है अन्नामलाई या अन्नामलाई। ठीक है। अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत के नाम से जाना जाता है और ये मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है। पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक ये फैला हुआ है। पश्चिमी घाट है तो भाई पश्चिमी घाट जो है वो पठारों का ढलान है। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिमी सागर तट के पे तापी मुहाने के तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण गुजरात से लेकर तमिलनाडु में कुमारी अंतरीप में लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसे प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है आपका अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुड़ी या अनामुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है आपका अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। ठीक है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो ये है भाई अनाईमुडी।
कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में है? तो वो है आपकी अनायमुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 है और केरल राज्य के एर्नाकुलम तथा इडुक्की जिले की सीमा पर ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी को डैश नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को हम देवताओं की घाटी के नाम से जानते हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में एक विस्तृत खुली घाटी है। ठीक है, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिकमंगलूर जिले में स्थित है। ये विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है वो? तो ये है आपका घोड़ा। ठीक है, कुद्रेमुख जो कि कन्नड़ भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है घोड़े की शक्ल। इस चोटी का शिखर का एक किनारा घोड़े के चेहरे जैसा दिखाई देता है। तो कुद्रेमुख को कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दर्शाया गया है जो कि स्तुतिपूर्ण है इसमें। ठीक है, ये कर्नाटक की दूसरी सर्वोच्च चोटी, ना कि तीसरी। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किस श्रेणी से घिरा है? तो ये सॉरी एक सेकेंड, सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने लगो ना तो ऐसे होता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित प्राचीन ब्लॉक पर्वतों की श्रृंखला है जो भारत के उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में बांटती है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण में आपका सतपुड़ा रेंज है। एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये द्वीप समूह जो है वो 836 जो है छोटे बड़े द्वीप, आइलैंड्स, रॉकी आउटक्रॉप से मिलकर बना है और इस द्वीप समूह में एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है और उसकी राजधानी तो आपको पता ही है कि इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलाने है सूची, तो हिमालय की चोटी और राज्य को मिला लेते हैं। तो नंगा पर्वत आपका कहाँ पर है भाई? तो नंगा पर्वत है हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नंदा देवी आपकी कहाँ पर है? तो नंदा देवी है हमारी उत्तराखंड में और कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो पूरी तरह से जो भारत में है वो है आपकी नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो भारत का चौथा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्णतः भारत उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। कंचनजंगा महान हिमालय श्रेणी की चोटी है जो भारत के सिक्किम में है, नेपाल की सीमा पर स्थित। कामेट पर्वत जो है वो भारत के गढ़वाल जिले में स्थित पर्वत शिखर है। गौंडी ऑस्टिन आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है और विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है जो आपकी नेपाल में स्थित है। ठीक है, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आपका पर्वतीय दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है वो है आपका शिपिकीला दर्रा। शिपिकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि लुपुले, नीति और पुलिंगला पर्वतीय दर्रा जो है वो उत्तराखंड में आपके स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पालघाट दर्रे को आपस में जोड़े हुए हैं? तो ये केरल और तमिलनाडु जो है वो दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है और ये पालघाट दर्रे को आपस में जोड़े हुए हैं। नेक्स्ट, बारालाचा दर्रा किन दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो बारालाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है और ये दर्रा जो है वो आपका जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? जास्कर पर्वत श्रेणी में। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो रोहतांग आपका है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये हिमालय का प्रमुख दर्रा है। शिपिकीला दर्रा हमारा सतलज घाटी में है और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। शिपिकीला दर्रा सड़क प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है।
जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। जोजिला पास दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। 31 अक्टूबर 2019 से ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। जोजिला जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोजिला और बुर्जिल आपका जोजिला दर्रा जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। बारालाचा और शिपिकीला दर्रा जो है वो यूपी में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। और तथा थांगला, नीति पास और लिपू लेक जो है वो आपका हिमाचल में नहीं है, उत्तराखंड में है। सिर्फ नाथुला और जिलेपला दर्रा जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है। तो खाली 4 वाला सही, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट, किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो ये आपका मुकुट पर्वत है, उसकी सबसे कम है। तो दिए हुए विकल्पों में कंचनजंगा है आपका 8,598 मीटर पे, नंदा देवी है 7,816 मीटर पे, कामेट है 7,756 मीटर पे, जबकि मुकुट पर्वत जो है वो 7,242 मीटर पे है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो एकल द्वीप जो है वो है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप। तो ये भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 921 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मिनिकॉय द्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 4.80 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से उसमें क्या दिया हुआ था, द्वीपों से अलग करता है? तो ये भाई है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 10 डिग्री जो चैनल है वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जलसंधि है, और ये चैनल लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित आपका सैंडल चोटी है। सैंडल चोटी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, और ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर 732 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और सैंडल चोटी राष्ट्रीय उद्यान जो है द्वारा घिरा हुआ है। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र जो नदी है वो है कल्पोंग नदी। कौन सी नदी है? कल्पोंग नदी, ठीक है। नेक्स्ट, मूक घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो भाई ये केरल के पलक्कड़ ज़िले में, हाँ, केरल के पलक्कड़ ज़िले में स्थित है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित मूक घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। डैश चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड़ में सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है अंगिंडा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, और यहाँ स्थित अंगिंडा शिखर साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। ये पठार खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है, और यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क और एस्बेस्टस आदि आपके प्रमुख हैं। भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, तो भारत का सबसे ऊंचा स्थान है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा स्थान विकल्प में कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। कंचनजंगा भारतीय राज्य सिक्किम और नेपाल में स्थित है। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। उड़िया पठार भारत के किस राज्य में है? तो उड़िया पठार आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जनपद में स्थित है, और ये राजस्थान के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है।
भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत तो ये अरावली है। अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली का अधिकांश विस्तार राजस्थान में है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। नदी द्वीप कौन सा है? तो भाई नदी द्वीप है आपका माजुली द्वीप। इसके बारे में हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और असम राज्य में। मिलम ग्लेशियर भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? मिलम ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में है। मिलम ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ये कुमाऊं हिमालय में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो लगभग 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। लगभग 16 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का बेस कैंप मनुसियारी पिथौरागढ़ जिले में है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आंधी जो है वो उत्तर प्रदेश में आती है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में आती है। लू जो है वो पश्चिम भारत में आती है, उत्तर पश्चिम भारत में। और आम्र वर्षा जो है वो आपकी उड़ीसा में नहीं होती बल्कि केरल और आपके तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसकी जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है आपका 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है। अब हम देखेंगे 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया था? सर H.G. चैंपियन ने। भारत में वन प्रकारों का सर्वप्रथम वर्ष 1936 में सर H.G. चैंपियन के द्वारा वर्गीकृत किया गया, जिसे बाद में 1968 में चैंपियन और S.K. सेठ के द्वारा भारत के वन प्रकारों का एक संशोधित सर्वेक्षण के रूप में संशोधित किया गया। ISFR 2021 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में देखी गई है। उसके बाद तेलंगाना दूसरा और उड़ीसा का स्थान जो है वो तीसरा रहा है। ISFR 2023 के अनुसार मिजोरम में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई और उसके बाद गुजरात का दूसरा और उड़ीसा का जो है वो तीसरा स्थान है 2023 में, और यहाँ बात 2021 की हो रही है। फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में वन आवरण सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो 2021 के अनुसार जो है वो आपका मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, अब हम वही बात करें 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो इसमें भी मध्य प्रदेश ही आगे है। बाकी किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। दिसंबर 2024 में 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जबकि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? बिनसर का जंगल आपका उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 47.7 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ से हिमालय की बहुत चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं जिसे केदारनाथ चोटी भी कहते हैं। बहुत सारी चोटी है। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 20%। भारत का 21.34% भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है और ये निकटतम विकल्प के भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 21.76% क्षेत्र पर क्या है? वन है। ठीक है, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो भारत में कुल वन क्षेत्र भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण जो है वो 71.53 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 715,342.61
वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 21.76%। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो है वो 82.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र डैश का है, तो ये है 21.54%। ठीक है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत का वास्तविक वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का 21.74% था। वर्तमान भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 21.76% क्षेत्र पर वन है। यहाँ आइए मेरे पास, कम। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का क्षेत्र है। ठीक है, ये हाँ पेन चलना बंद हो जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो दूसरे सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। चूँकि विकल्प में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं है, तो इसलिए हम सी को ही सही मानेंगे। सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन के जो जंगल हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में हमको मिल जाते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कंटक वन है। उष्णकटिबंधीय कंटक वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियाँ कौन सी हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सागौन, शाल, शीशम ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रजातियाँ, और इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे होते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट है खनिज संसाधन। अब हम देखेंगे 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है आपकी मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो 21-22 में जो भारत की रिपोर्ट की गई थी उसमें 1319 खदानों में सबसे अधिक 263 खदानें मध्य प्रदेश में, जबकि दूसरे तीसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आपका गुजरात आ जाता है और तीसरे नंबर पर आ जाता है कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट। कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? तो कोलार सोने की खानें आपकी कर्नाटक में है। ये अपने विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खानों के लिए विख्यात है। सरकार के द्वारा ये खनन 2001 से प्रतिबंध लगा दिया गया यहाँ पे। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये है राजस्थान में। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत के कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये है आपका राजस्थान में। कॉपर मतलब तांबे का। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आपका तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले में है और तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये रोजी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट जो है वो जालौर जिले में पाया जाता है। किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में यूरेनियम खनन भंडार जो है वो पाए गए हैं। और कहाँ पे? तो राजस्थान के सीकर जिले में, रोहिल में। यहाँ लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम भंडार की संभावना जताई गई है। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सक्रिय पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? सक्रिय रूप से?
तो ये है आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। ये पेट्रोलियम और गैस के लिए संपन्न क्षेत्र माना जाता है। लॉ एस की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ है? तो कुद्रेमुख जो है वो आपका कर्नाटक में है। खदान लॉ एस के भंडार के लिए जानी जाती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट आपका Fe3O4 है। ये लोहे का अयस्क है। लोहे के अन्य अयस्क होते हैं आपका हेमाटाइट, लिमोटाइट और सिडेराइट। सॉरी। कार्बन, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? तो इसमें से तो कोई भी नहीं है। तो भूपल्टी और वायुमंडल में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि में। कोयला, हीरा और ग्रेफाइट भी कार्बन के परमाणु से बने हैं, तो इसमें से तो कोई भी नहीं है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये आपका थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। मोनोजाइट जर्कोनियम के प्रमुख अयस्क जिरकोन और बेडिलाइट है। टाइटेनियम के मुख्य अयस्क हैं रूटाइल, इल्मेनाइट और ग्लूकोजीना। लॉ के मुख्य अयस्क हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। नेक्स्ट, किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? तो भाई थोरियम के जो है भंडार जो है भारत में विश्व में पहले स्थान पर है भारत। मिनरल कमोडिटी समरीज 2025 के अनुसार भारत जो है 85,000 टन, ब्राज़ील 63,000 टन और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका प्रत्येक से 60,000 टन में थोरियम से क्रमशः सर्वाधिक भंडार है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर को। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है और ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला और खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण है। रूर जर्मनी स्थित ऐसा क्षेत्र है जो कोयला और अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है, तो ये चीज़ याद रखनी है। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? तो निम्न श्रेणी का भूरा कोयला लिग्नाइट है। लिग्नाइट कोयला भूरे रंग के कोयले के रूप में जाना जाता है। कोयले का उच्चतम प्रकार जो है वो एंथ्रासाइट होता है। इससे कोयले में कार्बन का उच्च प्रतिशत पाया जाता है। भूरा यानी कि ब्राउन कोयला कहा जाता है किसको? तो लिग्नाइट को। नेक्स्ट, किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो झरिया में आपका झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड में है और ये कोयला क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकांश स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। बालाघाट या मलंजखंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र डैश के महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र में स्थित है, तो यह है तांबा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का मलंजखंड क्षेत्र और राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? तो यह है पायरोफाइलाइट। एक गैर धात्विक खनिज है, ये एक फाइलोसिलिकेट खनिज है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का और हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। भारत में उड़ीसा क्रोमाटाइट, क्रोमियम और आयरन का ऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन करता है और इसका सर्वाधिक भंडार भी उड़ीसा में है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत कौन से हैं? तो दिल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति दिल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार से होती है। भारत में नूनमती स्थान किस उद्योग से संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम उद्योग से आपका नूनमती स्थान जो है वो संबंधित है। भारत में नूनमती स्थान पेट्रोलियम उद्योग पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत के असम राज्य में स्थित है। यहाँ ये भारत के असम राज्य में स्थित है। यहाँ 1962 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो गुजरात में आपकी बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा जारी 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार गुजरात की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता भारत में सबसे अधिक है, जबकि
53,331.98 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और 51,288.32 मेगावाट के साथ राजस्थान तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पहले स्थान पर था प्रश्नकाल के दौरान। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये आपका मिर्ज़ापुर में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 75 मेगावाट मिर्ज़ापुर जिले में स्थापित किया गया है। इसमें मिर्ज़ापुर में प्रतिवर्ष लगभग 13 करोड़ यूनिट जो है वो बिजली पैदा होगी। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? तो ये आपकी तमिलनाडु में है। 1988 में भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य कुडनकुलम के में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत रूस ने भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया। दिसंबर 2018 में एक समझौते के तहत रूस कुडनकुलम में 4 और रिएक्टर की स्थापना हेतु राजी हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नरौरा जो है वो यूपी में आपका स्थित है। नरौरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, जबकि कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है और काकरापारा गुजरात में है। फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश के लघु कण होते हैं। फ्लाई ऐश एक बहुत बारीक पाउडर होता है जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसी चीज़ों के जलने से उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, टाइटेनियम और सल्फर भी कुछ हद तक मौजूद है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। वो उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। और लौह इस्पात उद्योग, शीशा उद्योग, जस्ता उद्योग। और कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ होता है? तो भाई कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में होता है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में होता है। और परमाणु विद्युत संयंत्र आपका लखनऊ में नहीं है, परमाणु विद्युत संयंत्र आपका नरौरा में है, तो ये रॉन्ग है आपका। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप आपका वाराणसी में है। नेक्स्ट, निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो सर्वाधिक हिस्सा जो है वो ताप विद्युत का है। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत का है। 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता इतनी मेगावाट है। इसमें सर्वाधिक हिस्सा तापीय विद्युत का है। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो ये की थी केरल में। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने केरल के कायमम कुलम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमने यहाँ तक जो है अपना पूरा कंप्लीट किया है भारत भूगोल में, भारत का भौतिक भूगोल। कल के पार्ट में हम भारत का राजनीतिक भूगोल करेंगे। तो आज हमने भौतिक भूगोल पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो शेयर ज़रूर करिए। सॉरी मैं इस तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। एग्ज़ाम पास है तो आराम करने का समय नहीं है और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कंप्लीट कराऊंगी, तो इसलिए मैं कोशिश है मेरी कि एग्ज़ाम तक मैं अब बहुत सारा प्रैक्टिस करा दूँ। तो ये प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा है हमारा, क्योंकि अब पढ़ने का समय तो है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।